नेक्स्ट जो केस है 5 नंबर। अब जो 5वां केस है, केस 5, ये बड़ा फेमस केस है और इसका जो ट्रीटमेंट की डोज है वो इसी टॉपिक में पढ़ाएंगे। और ये 5वां केस कहलाता है पेरी पुबर्टल पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। ठीक है, एक तो एडल्ट वाली पीसीओडी होती है जो 20-25 साल की एज में हो जाती है, किसी फीमेल को 30 ईयर की एज में हो जाती है, एडल्ट पीसीओडी। ये पेरी पुबर्टल पीसीओडी कहलाती है। इसका मतलब ये होता है जो एक लड़की की एज होती है एवरेज 11 या 12 ईयर पुबर्टी की, उसी के आसपास इसको मेंसेस नहीं आ रहे होते हैं। ठीक, तो 15 साल तक कट ऑफ डेट हमने मैक्सिमम से मैक्सिमम जो मानी है वो 15 मानी है, इससे ऊपर नहीं। पीसीओडी का स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होता है, ये हम इसी पीसीओडी के ही चैप्टर में स्पेसिफिक ट्रीटमेंट को पढ़ेंगे विद डोज। यहाँ ये जो केस 5 है, जस्ट फॉर इंडिकेशन के एमिनोरिया जो प्राइमरी वाला है उसका एक रीजन पेरी पुबर्टल पीसीओडी भी हो सकता है। तो याद रखना, सिंपल पीसीओडी नहीं लिखा है मैंने, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पेरी पुबर्टल। ठीक, पेरी पुबर्टल पीसीओडी, ये पूरा लाइन है। इसमें आप क्या चेक करोगे, पेशेंट जब आपके पास आएगी, ठीक है, तो आप उसको आईएनवी लिखना, आईएनवी मतलब इन्वेस्टिगेशन। आप उसका चेक कराना सीरम एंटी मुलेरियन हार्मोन, एएमएच बोलते हैं जिसे, ये भी बढ़ा हुआ मिलेगा। जब आप टेस्ट लिखोगे तो सीरम एंटी मुलेरियन हार्मोन लिखोगे। साथ में आप एलएच का लेवल चेक करोगे, सीरम एलएच, ये भी इंक्रीज मिलेगा। साथ में आप एलएच अपॉन एफएसएच रेशियो, पूरा नाम याद रखना है, ठीक है। ये जो एल एच अपॉन एफ एस एच रेशियो होता है, ये नॉर्मली होना चाहिए 3:1, ये होता है रेशियो। अगर ये रेशियो इससे ज्यादा है 3:1 से, ठीक, तब उसको पेरीपुबर्टल पीसीओडी हो रखी है। तो ये बढ़ा हुआ है, ये बढ़ा हुआ है, ये भी इंक्रीज्ड है। रेशियो, एक रेशियो है, दो लेवल हैं, एएमएच का लेवल, एलएच का लेवल, ठीक है, दो लेवल और एक रेशियो। इन तीन को आप इन्वेस्टिगेशन में लिखोगे, पेशेंट इन्वेस्टिगेशन कराएगी, रिटर्न होकर आपके पास आएगी और आप देखोगे ये तीन तीन चीजें इंक्रीज हो रखी हैं। तो फिर ट्रीटमेंट इसका कैसे करेंगे, तो पीसीओडी के ट्रीटमेंट में डोज भी बताएंगे। अभी मैं आपको ड्रग्स के नाम बता दूंगा, वो आप अभी याद कर लेना, फिर बाद में उनकी डोज याद कर लेना। यहाँ लिख देते हैं ट्रीटमेंट। कलर चेंज करते हैं, गुलाबी कलर से लिखते हैं। सबसे पहले आप उसका जो वेट है, वेट रिडक्शन कराइए। वेट रिडक्शन दो तरह से हो सकता है। एक, वो जो डाइट है उसकी, उसमें से पिज्जा, बर्गर, सैंडविच, मोमोज, नूडल्स, मैगी, ये सब हटवाइए। इस बैलेंस्ड डाइट दीजिए, बैलेंस्ड, बैलेंस डाइट, ठीक। मैं बता रहा था कि उसका पिज्जा, बर्गर, सैंडविच, नूडल्स, रोस्टेड चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, जो भी ऐसी डाइट हो जो अनबैलेंस्ड कहलाती है, तो उसको आप बैलेंस्ड में कन्वर्ट करिए, खिलाइए। उससे कहिए आप सब कुछ खाओ बट बैलेंस खाओ। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक ही चीज पे लगे हुए हैं। आजकल मोमोज का बड़ा चलन है। यूट्यूब पे तरह तरह के खाने देखकर लोग
पूरी कचौड़ी मोमोज पे चले गए, तो बैलेंस डाइट से आप वेट रिड्यूस करा सकते हैं। सेकंड सबसे बेस्ट चीज है एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज से बढ़िया तो कुछ होता ही नहीं, ठीक है। तो ये दोनों क्या करेंगे, ये इस फीमेल पेशेंट का वेट को रिड्यूस करने में हेल्प करेंगे। तो एक आपको डाइट को बैलेंस करवाना है, दूसरा थोड़ी ही एक्सरसाइज से उसे करनी है। सेकंड जो बेस्ट मेडिसिन होती है इस एडवाइस के बाद, वो होती है ओसीपिल साइक्लिक, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। और ये पिल हम साइक्लिकली देंगे, साइकिल फॉर्म में देंगे, ठीक है। बताऊंगा इसका क्या मतलब है। साइक्लिकली, साइकिल का मतलब होता है कि आप दीजिए 21 डेज तक, प्लस 7 डेज का जो पीरियड होगा ये वैकेंट पीरियड होगा, इसमें कुछ नहीं देना है। आयरन सप्लीमेंट बस दे सकते हो, और अदरवाइज मल्टीविटामिन, इसके अलावा कुछ नहीं देना है। तो 21 दिन तो रेगुलर वो टेबलेट लेगी, 7 डेज को वैकेंट माने करेंगे हम। ये जो तरीका होगा इसको हम बोलेंगे विड्रॉल मेथड। इससे होता क्या है, आपने प्रोजेस्टेरॉन दिया, फिर नहीं दिया। तो मैंने एक फंडा बताया था जब गायनी मैंने पढ़ाया था, कि पहले प्रोजेस्टेरॉन का होना और फिर ना होना, जब ये दोनों कंडीशन एक साथ मिलेंगी तभी पीरियड आएंगे, तभी मेंसेस स्टार्ट होंगे। तो आई वांट टू रिपीट कि जब भी ऐसा होगा, पहले प्रोजेस्टेरॉन है फिर नहीं है, तब पीरियड आएगा। अगर ऑलवेज प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन है, बना हुआ है, तब ही नहीं हो रहा है, जैसे कि प्रेगनेंसी। तो आपने देखा होगा प्रोजेस्टेरॉन बना रहता है, मेंटेन रहता है। किस किस ग्लैंड से रहता है मेंटेन, वो बात की बात है। तो 9 मंथ तक पीरियड आते हैं क्या पेशेंट को? तो अगर हर वक्त प्रोजेस्टेरॉन हर वक्त बना रहे तो भी पीरियड नहीं आएंगे, और हर वक्त गायब रहे तो भी पीरियड नहीं आएंगे। क्यों? हम लोग एक एवरेज साइकिल कितने दिन की मानते हैं? 28 दिन की। ये 14th डे होता है जब ओव्यूलेशन होता है, एलएच सीक्रेशन के बाद। ये पहले 14 दिन है जिसमें एस्ट्रोजन का काम ज्यादा होता है, प्रोजेस्टेरॉन बहुत नील होता है। बाद वाले में प्रोजेस्टेरॉन डोमिनेंट होता है, एस्ट्रोजन बहुत कम होता है। अब प्रोजेस्टेरॉन आएगा ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये स्टेज बनी रहेगी ओनली। फॉलिकल तो डेवलप हो रहे हैं, फॉलिकल रप्चर नहीं हो रहे हैं, उससे कॉर्पस लूटियम नहीं बन रही है। तो बिना कॉर्पस लूटियम बने क्या प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट हो सकता है? बिना प्रोजेस्टेरॉन बने नहीं हो सकता ना। तो प्रोजेस्टेरॉन होना और ना होना, ये दोनों कंडीशन एक साथ होनी चाहिए। तो सबसे बेस्ट पीरियड, बेस्ट मेंसेस होते हैं वो। यहाँ पर भी हमें वही करना है, हमें ये करना है, इसको डिलीट कर देना है। हमें ये जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं ये साइकिल की फॉर्म में देनी है। तो एक साइकिल हमने एवरेज माना है 28 दिन, उसमें से 21 दिन टेबलेट दे दो, 7 दिन मत दो। बाकी प्लस माइनस 7 डेज तो चलता ही रहता है, आपको पता ही है। ओसीपिल तो अलग अलग तरह की होती हैं। लीवोनॉर्जेस्ट्रेल पिल दे सकते हो, ड्रॉस पेरिनोन दे सकते हो, साइप्रोटीरोन दे सकते हो। 3 तरह की बेस्ट मानी जाती है, मैं लिख के बता दे रहा हूँ आप लोगों को। ये यहाँ से एक्सरसाइज को की जगह खाली कर ले रहे हैं, ठीक है। तो लिख के बता रहे हैं। एक कौन सी दोगे आप? LNG, लीवोनॉर्जेस्ट्रल, या ये दे दो, या फिर ड्रॉस पेरिनोन, या फिर साइप्रोटीरोन एसीटेट, जिसे C.A कहते हैं। ये 3 स्पेसिफिक मेडिसिन है अच्छी वाली, जो आप चला सकते हो। तो इसको मैं दिखा दे रहा हूँ, आफ्टर दैट आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन का आंसर बाद में दे दूंगा, पहले टॉपिक को कवर कर ले रहे हैं। अब जैसे ये है, ठीक, ये LNG है, LNG, ठीक। लीवोनॉर्जेस्ट्रल होता है। कितनी टैबलेट होती है यहाँ लिखी हुई है। कितना दिखाई दे रहा है आप लोगों को? 21 दिख रहा है कि नहीं? लिखा हुआ है ना 21 टैबलेट। तो ओरल देना है या सबलिंगुअल? ओरल।
तो ये हो गया आपका लीवोनॉर्जेस्ट्रल का बेस्ट ब्रांड। कौन सी कंपनी बनाती है इसको? जीडस कैडिला है ना, तो जाइडस कैडिला का प्रोडक्ट है ये। इसके अलावा दूसरा जो मैंने बताया था वो था ड्रॉसपेरिनोन। ये यास्मीन के नाम से मिलती है मार्केट में। इसमें भी देखो आप, सबलिंगुअल है कि ओरल है, और 21 टैबलेट है कि 28 टैबलेट है, चेक करके देखो। अभी डोज पे मत जाना, अभी याद करो इनको। जब तक मैं पानी पी लेता हूँ आप लोग नोटिस करो। ठीक है, तो यास्मीन है ये। नेक्स्ट, थर्ड थी साइप्रोटीरॉन एसीटेट। इसमें भी देखो कितनी टैबलेट है, और ओरल है कि सबलिंगुअल है, आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। जो ब्रांड होगी ये भी, वो भी जाइडस फार्मा से। साइप्रोटीरॉन एसीटेट, जिसे मैंने शॉर्ट में लिखवाया था C.A, ये मार्केट में अवेलेबल है। ठीक, तो 21 टैबलेट देना है। अच्छा, इसमें एक फायदा क्या है कि आपको डोज अगर जाननी है तो फार्मा और ऑप्स एंड गायनी के प्रॉपर सब्जेक्ट में आप ऐड हो गए तो आपको मिल जाएगी। मैंने पढ़ाया हुआ है ना ऑप्स एंड गायनी के सब्जेक्ट में, ओसी बहुत अच्छे से पढ़ा, बहुत डिटेल में पढ़ाया। बहुत सारे वॉल्यूम हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के, 1 2 3 4 5 ऐसे करके बहुत सारे वॉल्यूम हैं। अब इसमें आसानी क्या है, 3 ब्रांड आप याद कर लो। डाई एन, ठीक है, 35 करके आती है। दूसरी यास्मीन हो गई, तीसरी डूलोटोन एल हो गई। तो आप सीधे उठा के दे दो, क्योंकि वो जो कॉम्बिनेशन आपको चाहिए वो ऑलरेडी कंपनी ने बना रखा है। तो नॉलेज के लिए डोज याद करने में कोई बुराई नहीं है, बट प्रैक्टिस में दिमाग लगाने की इसमें जरूरत नहीं, बिकॉज बिल्कुल रेडीमेड बनी बनाई तैयार टैबलेट अवेलेबल है, तो आसान है इनको याद करना। तो ये 3 बहुत ही अच्छी ओसी पिल है जो साइकिल की फॉर्म में आप दे सकते हो। और इसमें आपको एक रूल फॉलो करना है, 369 रूल। फर्स्ट 3 मंथ दो, देन लेवल चेक कराओ, अभी भी बढ़ा हुआ है तो नेक्स्ट 3 मंथ और दे दो, तो टोटल 6 हो गए। 3 पहले दे चुके हो, 3 और चलाना है। अभी भी लेवल बढ़ा हुआ है और अभी भी बैलेंस नहीं हुआ है, तो 9 मंथ तक दे दो। तो मैक्सिमम आप देखोगे 369 रूल के हिसाब से कुछ पेशेंट 3 महीने में ठीक हो जाएंगे, पीरियड आने लगेंगे, मेंसेस आने लगेंगे। कुछ को 6 महीने लग सकते हैं, और कुछ रेयरली 2 3 पेशेंट बचती हैं जो 9 महीने पे जाके कवर अप कर जाती है। तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आते हैं इनके। अगर पीसीओडी पेरीपुबर्टल है, पेरीपुबर्टल वही कि लड़की की जो उम्र है वो 15 साल है, तो 3 4 साल बाद, पुबर्टी के अचीव करने के 3 4 साल बाद उसको अब तक पीरियड नहीं आए हैं, मेंसेस स्टार्ट नहीं हुए हैं। यहाँ तक अगर क्लियर हो गया हो तो टिक लगा दो, इससे मुझे पता लग जाएगा कि आप लोगों को समझ में आ गया। अब एक कंडीशन और होती है, वेरी गुड, एक कंडीशन होती है इसमें। वो कंडीशन क्या होती है वो समझ लो जरा। इसको बोलेंगे हम नोट करके, स्पेशल नोट है ये। कई बार आपके पास ऐसी पेशेंट आएंगी जो बोलेंगी, सर पिछली वाली एक डॉक्टर थी, उन्होंने हमारा इलाज किया था, हम सही हो गए थे, 2 3 साल हमारे जो पीरियड थे बढ़िया से आए, सही आए, अब फिर से बंद हो गए। तो इसको हम बोलते हैं रिकरेंस वाले पेशेंट। रिकरेंट, अगर किसी को एपिसोड आ रहे हैं ऐसे कि 2 3 साल सही रहती है पेशेंट, फिर से वो बंद हो जाते हैं पीरियड आने, तो रिकरेंट एपिसोड में 5 दिन 5 डेज एक कोर्स कराओगे आप, एमपीए। एमपीए का मतलब होता है, या फुल फॉर्म होती है एमपीए की, मेड्रोक्सी प्रोजेस्टिरॉन एसीटेट। ठीक है, मेड्रोक्सी प्रोजेस्टिरॉन एसीटेट, और ये दी जाती है विड्रॉल ब्लीडिंग के लिए। तो इसको आप 5 का फार्मूला याद रखना, 5 डेज के लिए 5 mg, 1 दोपहर में कुछ नहीं, फिर शाम को, अरे एक मिनट, ऐसे, ठीक है, 1 मॉर्निंग में नाश्ते के बाद, 1 डिनर के बाद। 5 mg की 2 टैबलेट सुबह शाम देते हैं। अगर
मार्केट में 5 mg अवेलेबल नहीं, 10 mg को होता है ऐसा। कई बार मेरे साथ भी होता है, 5 वाली नहीं आती है, खत्म हो जाती है, तो इसकी 10 mg भी आती है। और इसकी जो ब्रांड नेम है जो मैं चलाता हूँ, उसका है नाम मेपरेट। ठीक है, बहुत अच्छा है, बहुत सस्ती टैबलेट होती है, 60 70 80 रुपए की आती है मुश्किल से। तो ये आप 5 दिन चलाइए, ठीक है, 10 mg ओडी 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 5 दिन, फिर छोड़ दीजिए, विड्रॉल ब्लीडिंग हो जाएगी रिकरेंट केस में। यानी क्या मतलब हुआ कि ऐसी पेशेंट जो पीरियड आए फिर रुक जाते हैं या लेट हो जाते हैं, उसको आप मेप्रेट पे रखिए। फिर उससे बोलना कि जब भी आपके साथ ऐसा हो, तब तब आप मेप्रेट ले सकते हो। कैसी होती है मेप्रेट, देखने में देख लो जरा, दिखा दे रहे हैं। ये है आपकी मेप्रेट। मेड्रोक्सी प्रोजेस्टिरोन एसीटेट, ठीक है, मिड्रॉक्स MPA, ये MPA है, मिड्रॉक्सी प्रोजेस्टिरोन एसीटेट। ये 10 mg वाली है, क्लियर, ओरल टेबलेट है। तो अगर ये 10 mg की है तो आप कैसे देंगे, ऐसे भी दे सकते हो, या फिर ऐसे दे सकते हो, या फिर ऐसे दे सकते हो। ये पैटर्न तो सबको याद है ना, पहली क्लास में बताया था कि ये आज का मॉडर्न स्टाइल है मेडिसिन लिखने का, जिससे फार्मासिस्ट को भी पता लग जाता है डॉक्टर ने क्या लिखा है। OD BD से उसे पता नहीं रहता ना, OD लिख दोगे आप तो पेशेंट कहेगी फार्मेसी पे जाके कि ये वाली टैबलेट दे दो, और डॉक्टर साहब ने OD लिखी है, तो हम इसको नाश्ते के बाद लें या दोपहर के लंच के बाद लें या रात के डिनर के बाद लें। तो फार्मासिस्ट कहेगा कि यार ये तो नहीं पता, इतना पता है कि एक बार लेनी है, लेकिन ये नहीं पता कब लेनी है। बट आप अगर मॉडर्न स्टाइल यूज कर रहे हैं प्रिस्क्रिप्शन का, तो ये नाश्ते के बाद है, दोपहर लंच में कुछ नहीं, डिनर में कुछ नहीं। या फिर नाश्ते के बाद ना ले वो, लंच के बाद ले ले, डिनर में ना ले। या फिर ना तो लंच, नाश्ते के बाद ना तो लंच के बाद, सीधे डिनर में ले ले और सो जाए। इस तरह से मैपरेट ले सकती है। तो अगर आपको ये क्लियर हो गया हो तो यहाँ जल्दी से टिक लगा दो, फिर अपना नेक्स्ट आगे बढ़े, केस नंबर 6 पे आ जाए। गुड। 6 नंबर का बाद में क्वेश्चन के आंसर दे देंगे, ठीक, आप लोगों को क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं आंसर दे दूंगा, उसका कोई इशू नहीं है। केस 6। केस 6 में क्या होता है, एक कंडीशन होती है जो एंडोक्राइन सिस्टम से जुड़ी हुई है। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि जिसने पैथो में सेल इंजरी एंड इन्फ्लेमेशन अच्छे से नहीं पढ़ा है, वो कभी डायग्नोसिस सही से नहीं बना पाएगा, बहुत डिफिकल्टी आएगी। एंड फिजियोलॉजी और एनाटॉमी तो भाई जब तक के बेस नहीं है तो कुछ नहीं है। नीचे अगर बिल्डिंग बनानी है तो एक आपको नीचे बेस लेके चलना होगा ना, उसमें बिल्डिंग खड़ी करोगे। तो एनाटॉमी फिजियो तो बेस होता है, तो उसमें एक एंडोक्राइनोलॉजी का टॉपिक होता है, चैप्टर होता है पूरा। उसमें जब आप जाओगे तो एड्रिनल ग्लैंड से कुछ सारे हार्मोन निकलते हैं ना, उसमें से एक हार्मोन होता है कॉर्टिसोल। ठीक, कॉर्टिसोल हार्मोन जो होता है, अगर यूरिन में आपने टेस्ट कराया, ठीक है, पेशेंट का यूरिनरी टेस्ट किस चीज का कराया, इस कॉर्टिसोल का चेक करवाया कि देखो भाई जाके आपकी पेशाब में, आपके यूरिन में, मूत्र में कहीं कॉर्टिसोल तो नहीं आ रहा है। तो एक तो आप यूरिन में चेक कराओगे इसी कॉर्टिसोल को, फिर दूसरा आप क्या करोगे, प्लाज्मा का कॉर्टिसोल चेक करोगे, प्लाज्मा। ठीक, अब हुआ क्या, जो यूरिन कॉर्टिसोल था, पता लगा कि ये भी बढ़ा हुआ है, ये वाला भी इंक्रीज है। और जो प्लाज्मा का था, पता लगा ये वाला भी इंक्रीज है। तो अगर यूरिन में भी कॉर्टिसोल लेवल बढ़ा हुआ मिले और प्लाज्मा में भी कॉर्टिसोल लेवल बढ़ा हुआ मिले, तो फिर ये जो केस है ना, ये आपका केस नहीं है, गायनी एंड ऑप्स की प्रैक्टिस करने वालों का केस नहीं है। आप चुपचाप इसको रिफर कर दोगे
MBBS, MD, DM का एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। तो इसको आप रेफर कर दोगे एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को, क्योंकि ये जो कॉर्टिसोल लेवल का मामला है ना, ये वो देखेगा। वो अच्छा, इस कंडीशन को कहते क्या है, आप लोगों ने पढ़ा है किसी ने? प्लाज्मा में भी अगर कॉर्टिसोल बढ़ा हुआ है, यूरिनरी यूरिनरी आउटपुट में भी ये बढ़ा हुआ है कॉर्टिसोल, और प्लाज्मा में भी बढ़ा हुआ है, एक कंडीशन होती है, एक सिंड्रोम कहलाता है। मैं हिंट दे रहा हूं आपको, और सी से उसका नाम स्टार्ट होता है, सी। अगर आपको थोड़ा बहुत याद होगा, कॉमन सेंस लगाओ, दिमाग में अंदर जोर डालो, न्यूरॉन को एक्टिव करो, याद आ जाएगा। कोशिश करो, एंडोक्राइनोलॉजी अगर पढ़ी है, ठीक। कशिंग्स सिंड्रोम, वेरी गुड, हुमैरा ने सही बताया, तरन्नुम ने भी सही बताया, कशिंग सिंड्रोम। तो कशिंग सिंड्रोम के पेशेंट में दोनों जगह एलिवेशन मिलता है, और चूंकि ये एक एंडोक्राइन सिस्टम की प्रॉब्लम है, नॉट रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो हम सीधे इसको रेफर कर देंगे एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास। अब आती है एक साइकेट्री का प्रॉब्लम, जिसकी वजह से मेंसेस नहीं आते। तो साइकेट्री की प्रॉब्लम, एक्सरसाइज की वजह से एमिनोरिया हो जाना, पिट्यूटरी की वजह से और टर्नर सिंड्रोम की वजह से, ये आपके केस होंगे, ठीक है। केस 7, तो बड़ा ही फेमस केस होता है, इसका नाम होता है एनोरेक्सिया नर्वोसा। अब इसमें बड़ा मजेदार मामला है। एक लड़की होती है, लड़कों में ये कम देखने को मिलता है, होता लड़कों में भी है, 80-20 रूल लगा दो यहाँ पर, 80-20 रूल। तो लड़कियों में कौन सा वाला लोगे पोर्शन, 80% लड़कियों में, 20% लड़कों में। इसमें होता क्या है, बड़ी मजेदार चीज होती है। इसमें जो फीमेल होती है ना, उसको अपने फिगर को लेके बड़ी चिंतित रहती है, यार मैं तो सेलिब्रिटी टाइप लग रही हूँ, अगर ज्यादा खा लूंगी तब तो मैं बड़ी भोंडी लगूंगी, मैं तो खूबसूरत नहीं लगूंगी, मेरे वो फैटी टिश्यू बढ़ जाएंगे एंड सो ऑन। तो वो करती क्या है कि जरूरत से ज्यादा भूखी रहने लगती है, या बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करती है, बहुत, ये भी फैट हटाना है, वो फैट हटाना है, तो बिल्कुल दुबली पतली सी हो जाती है। तो ऐसा पेशेंट जो नर्वस सिस्टम यानी दिमाग से सेक्रेटरी की प्रॉब्लम लेके चल रहा है, कि मैं बहुत ज्यादा खाऊंगी तो मोटी हो जाऊंगी, मेरा फिगर खराब हो जाएगा, फिर मुझे कोई लाइन नहीं मारेगा, फिर कोई मुझे आई लव यू नहीं बोलेगा, फिर कोई मुझे मुड़ के नहीं देखेगा, फिर कोई मुझे फॉलो नहीं करेगा, मेरे फॉलोअर घट जाएंगे। तो ऐसी पेशेंट जो भूखा रहना शुरू करती है या एक्सट्रीम एक्सरसाइज करती है, तो उसी कंडीशन को हम एनोरेक्सिया नर्वोसा कहते हैं। तो ये नॉर्मल एनोरेक्सिया नहीं है जो टीबी वगैरह की जैसे होती है। तो चूंकि ऐसे पेशेंट को आप क्या कर सकते हो भाई, इसको आप उस पर रिफर कर दो, साइकेट्री के पास, MD साइकेट्री। तो सेक्रेटरी डिपार्टमेंट में भेज दो, कभी जाओ आप मेडिकल कॉलेज चले जाओ, सेक्रेटरी में जाके दिखा लो, तुम्हारे दिमाग में पता नहीं क्या फतूर आ गया है, ना तुम मोमोज खाती हो, ना पिज्जा, ना बर्गर, ना सैंडविच, ना घर का खाना बढ़िया से खा रही हो, ना मटन, ना चिकन, ना ही सब्जी, ना पनीर, बस हर वक्त दिमाग में तुम्हारे एक ही चीज चल रही है, मैं अच्छी नहीं लगूंगी, कि मेरी खूबसूरती के खराब हो जाएगी, मैं ज्यादा खाऊंगी। और जब खा लेती हो कभी, जब कभी ज्यादा खा लेती हो तो पता लगता है कि जिम करती हो, खूब जम के इतना करती हो, इतना करती हो कि बिल्कुल बस बेहोश होने के कगार पे आ जाती हो। तो ये सब दिमागी बीमारी है, इसको हम एनोरेक्सिया नर्वोसा कहते हैं। तो दिमागी बीमारी का इलाज गायनिकोलॉजिस्ट या ऑब्स्टेट्रिशियन थोड़ी करेगी, तो उसका काम है सेक्रेटरी डिपार्टमेंट में जाने का। उसको फिर क्या देगा वो, एपेटाइट बढ़ाने की चीजें देगा, एंटी डिप्रेसेंट देगा, डाइटरी सप्लीमेंट देगा, बहुत ज्यादा जरूरत हुई तो हॉस्पिटलाइज भी करेगा, है ना। ये वहां का पेशेंट है। तो आपका दो पेशेंट तो ऐसे होगा जो प्योर रेफरल वाले हैं, एक कशिंग सिंड्रोम का जिसमें प्लाज्मा में भी कोर्टिसोल बढ़ा होता है और यूरिन में भी, उसको भी आप रेफर करोगे, उसको रेफर करोगे एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास, इसको रेफर करोगे सेक्रेटरी डिपार्टमेंट में। क्लियर। टोटल 7 केस हो गए, मैंने कहा था 11 केस हैं, और 4 केस अभी और हैं आपके। तो एक लास्ट कल का लेक्चर और आपको मिलेगा इसमें, कल ये फिनिश हो जाएगा टॉपिक। तो आप लोग टाइम से आ जाना। अभी मैं क्वेश्चन देख ले रहा हूँ आपके,
क्या क्या है उसके आंसर कर दे रहा हूँ।